प्रवीण की उम्र करीब 30 साल हो चुका था, पर अभी तक उसकी कोई नौकरी नहीं लगा था। देखा जाए तो वो पूरी तरह से बेरोजगार था। थोड़ा बहुत इधर उधर कमा लेता था, जिससे उसके खुद का खर्च निकल जाता था, पर परिवार चलाने लायक वो नहीं कमा पाता था। इसलिए वो शादी नहीं कर रहा था। लेकिन प्रवीण के माँ बाप उसके ऊपर लगातार दबाव डाल रहे थे कि तेरी उम्र हो चुका है, अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। नौकरी और काम का क्या है, वो तो आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। और हम इतने गए गुजरे तो नहीं है कि कुछ साल तुझे और तेरी बीवी को खिला ना पाए। तू कोशिश तो कर रहा है ना, जल्दी ही तेरी नौकरी लग जाएगा, और जब तक नहीं लगती हम सब कुछ संभाल लेंगे। बस तू जल्दी से शादी के लिए हाँ कर दे। प्रवीण की शादी की जल्दी मचाने की वजह शायद ये थी कि प्रवीण का छोटा भाई प्रदीप उसकी नौकरी लग चुकी थी और माँ बाप को उसकी शादी के लिए एक से एक बड़े घर के रिश्ते आ रहे थे, जो बहुत ज़्यादा दहेज दे रहे थे। लेकिन अब बड़े बेटे की शादी किए बिना वो छोटे बेटे की शादी कैसे कर देते हैं। इसीलिए प्रवीण पर लगातार दबाव डाल रहे थे शादी करने के लिए। प्रवीण का कहना था कि मेरी नौकरी नहीं लगी तो इसमें प्रदीप की क्या गलती है, वो तो पूरी तरह से सेटल है ना, उसकी शादी कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और जब मैं सेटल हो जाऊंगा तो मैं भी शादी कर लूँगा। लेकिन माँ बाप को तो समाज का भी डर था कि कहीं लोग बातें ना बनाने लगे कि बड़ा बेटा कुंवारा है और छोटे बेटे की शादी कर दी। इसलिए वो लोग लगातार प्रवीण के ऊपर दबाव बनाए जा रहे थे। और अब तो उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया था कि तेरे चक्कर में प्रदीप की ज़िंदगी खराब हो रही है। अगर उसकी शादी ब्याह हो जाता तो वो अपनी पत्नी को लेकर चला जाता, कम से कम उसे खाने पीने की इतनी परेशानी तो नहीं होती। आखिर प्रवीण इन सब वजह से परेशान हो गया और उसने शादी के लिए हाँ कर दी। उसके बाद उसके मम्मी पापा ने देखभाल करके नेहा की शादी प्रवीण से कर दी। नेहा मध्यम वर्ग के घर की लड़की थी, जिसके पिता नहीं थे। अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की थी, पर पिता के नहीं होने के कारण उसकी शादी में कठिनाई हो रही थी और माँ के पास दहेज में देने के लिए ज़्यादा पैसे भी नहीं थे। और क्योंकि प्रवीण कोई नौकरी नहीं करता था तो उसके लिए उसके माँ बाप की कोई खास डिमांड भी नहीं थी। इसलिए नेहा की शादी प्रवीण के साथ आसानी से हो गई और नेहा उस घर की बड़ी बहू बनकर आ गई। नेहा की शादी के 15 दिन के बाद ही छोटे भाई प्रदीप की शादी भी स्नेहा से कर दी गई, जो कि अपने साथ बहुत ज़्यादा दहेज लेकर आई थी और बहुत बड़े घर की लड़की थी, क्योंकि प्रदीप भी बहुत अच्छे ओहदे पर काम करता था। बस अब घर में वही सब शुरू हो गया जो कि ज़्यादातर घरों में होता था। घर में स्नेहा सर्वोपरि हो गई, क्योंकि वो अमीर घर की बेटी थी, ज़्यादा दहेज लाई थी और एक काबिल पति की बीवी थी। और नेहा उस घर की नौकरानी बनकर रह गई, जिसे कि जुबान तक खुलने का हक नहीं था। नेहा को कोई कुछ भी बोल देता था। प्रवीण को ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता था, पर अभी तुरंत शादी हुई थी, इसीलिए वो कोई बवाल नहीं करना चाहता था और साथ ही साथ वो मजबूर भी था। अगर वो कुछ बोलता भी तो क्या, वो इस काबिल तो था नहीं कि अपनी पत्नी का खर्च उठा सके। आज उसे अपने फैसले पर बहुत पछतावा हो रहा था, क्योंकि उसकी वजह से नेहा इस घर में फंस गई थी और अब जब तक वो सही से सेटल नहीं होता, नेहा की यही स्थिति रहती। खैर, कुछ दिन के बाद स्नेहा और प्रदीप तो वहाँ से चले गए। अब नेहा और प्रदीप वहाँ पर अकेले रह गए। प्रदीप को लगा शायद अब सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन नहीं, ये सिर्फ प्रदीप का वहम था। वो माँ बाप जो ये कहते थे कि कुछ साल तो हम तुझे और तेरे परिवार को संभाल लेंगे, तब तक तो तू सेटल हो जाएगा, उन्हें अब नेहा और प्रवीण की खाई जाने वाली एक एक रोटी भारी पड़ रही थी और उनके एक एक रोटी का हिसाब उन्हें दिया जाता था। स्थिति ऐसी हो गई थी कि नेहा खाना तो बनाती थी, पर खाना खाने से डरती थी, क्योंकि उसे पता था जैसे ही वो खाना खाने बैठेगी वैसे ही सासू माँ और ससुर जी तरह तरह के ताने मारने लगेंगे।
पति को कमाना है नहीं और इसकी बीवी को ठूस ठूस कर खाने से फुर्सत नहीं, वगैरह वगैरह। जबकि सच्चाई ये भी थी कि जितना प्रवीण और नेहा खाते उतना तो वो उस घर में गाधा मजदूरी करके वसूल कर देते थे। लेकिन फिर भी बिना माँ बाप की गालियाँ सुन उन्हें एक दिन रोटी नसीब नहीं होती थी, जिसके वजह से प्रवीण को बहुत गुस्सा आता था, पर वो कुछ कर नहीं पा रहा था। अब नेहा के बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा था। अभी कुछ दिन बीते थे कि स्नेहा ने अपने सास ससुर को खुशखबरी सुना दी कि वो माँ बनने वाली है। प्रवीण और नेहा पर फिर दबाव शुरू हो गया। देख लो, छोटे भाई का बच्चा भी हो जाएगा और अभी इन लोगों को बच्चा नहीं करना। अरे वक्त पर बच्चा हो जाता है तो सब सही रहता है, वरना उम्र बढ़ने के साथ साथ परेशानी भी बढ़ने लगती है। अरे कोई बात नहीं, बच्चे का क्या है, उसके ऊपर कितना ही खर्च लगेगा, कुछ दिन तो हम बच्चों को संभाल ही ले देंगे, तब तक तो प्रवीण का कोई नौकरी ढूंढ ही लेगा। आप तुम लोग भी बच्चे के बारे में सोचो। और लगातार ही माँ बाप प्रवीण और नेहा के ऊपर दबाव डालने लगे। प्रवीण पहले ही अपने माँ बाप की बातों में एक बार फंस चुका था, इसीलिए वो अब दोबारा इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था, क्योंकि उसे पता था माँ बाप के कहने पर वो बच्चा तो कर लेगा, लेकिन उस बच्चे की जिम्मेदारी उठाने लायक अभी वो नहीं है। और जो माँ बाप उसे और उसकी पत्नी को एक एक रोटी के लिए 10 ताने सुनाते हैं, वो उसके बच्चों की ज़रूरत क्या पूरी करेंगे? उन्हें कोई हक नहीं है एक बच्चों को इस दुनिया में लाकर उसे एक एक चीज़ के लिए मोहताज करने का, क्योंकि बच्चे होने के बाद उसके ज़रूरत की 10 चीज़ भी करनी पड़ती है। ये बात प्रवीण और नेहा को अच्छे से पता थी, इसीलिए वो अब अपने माँ बाप की बातों पर ध्यान नहीं देते थे। प्रवीण दिन रात कोशिश करता था कि उसकी कहीं नौकरी लग जाए और हर जगह ट्राई करता था, लेकिन हर जगह उसे असफलता ही मिलती थी। शायद उसके नसीब में ही परेशानियां लिखी हुई थी, क्योंकि ये भी एक सच था कि उसका छोटा भाई प्रदीप, जो कि किसी भी मायने में प्रवीण से 20 नहीं था, बल्कि हर मामले में प्रवीण से पीछे ही था। उसने पहली ही बार में नौकरी प्राप्त कर ली थी, जबकि वो उस योग्य भी नहीं था। शायद उसकी किस्मत में ये लिखा हुआ था। ये बात अब प्रवीण और नेहा समझ चुके थे। इस घर में वैसे भी अब जीना मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि प्रवीण के माँ बाप हद से ज़्यादा बर्जुबानी करने लगे थे नेहा और प्रवीण के साथ। एक दिन चिढ़कर नेहा ने बोल ही दिया, प्रवीण कुछ भी करो, चाहे तो मजदूरी करो, लेकिन अब मैं और ताने नहीं सुन सकती। मैं भी इंसान हूँ। शादी के वक्त तो मेरी माँ से बोला था कि अभी मेरा बेटा कुछ नहीं करता, जल्दी कुछ करने लगेगा, तब तक हम आपकी बेटी को अच्छे से संभाल लेंगे, उसे कोई परेशानी नहीं होगी। भगवान के दया से हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। और आप देखो, एक एक रोटी का हिसाब लिया जाता है। अपने मन से अगर एक कप चाय कभी बना ली तो 10 बातें सुना दी जाती है, पैसे का महत्व बता दिया जाता है। आप मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें अब कुछ करना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ नमक रोटी खाकर रहने को तैयार हूँ, पर तुम्हारे इस घर में तुम्हारे माँ बाप के अब और ताने में बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्रवीण को भी पता था कि नेहा कुछ गलत नहीं बोल रही। घर का माहौल बहुत खराब हो चुका था। इसी बीच नेहा डिलीवरी के लिए ससुराल आ गई थी और अब नेहा के साथ और भी ज़्यादा गलत व्यवहार उसकी माँ करने लगे। उसे स्नेहा की नौकरानी बनाकर रख दिया था। स्नेहा कमरे में बैठे बैठे ऑर्डर देती और नेहा उसे बना बना कर तरह तरह के खाने देती, और वो खाना सिर्फ और सिर्फ स्नेहा के लिए ही बनता। अगर उसमें से कुछ बच जाता तो उसके लिए 4 बातें नेहा को सुना दी जाती थी कि उसे पैसों की कदर नहीं, क्योंकि राशन उसे नहीं लाना पड़ता। ना कभी तो माँ पिताजी ये बोलते से पीछे नहीं हटते थे कि जानबूझकर इसने ज़्यादा बनाया होगा ताकि चुरा छुपा कर ये भी खा सके,
क्योंकि इसके पति की औकात तो है नहीं इसे ढंग का खाना खिला सके। ये सब कुछ सुनकर नेहा और जोर जोर से रोने लगती थी और इसी वजह से अब प्रवीण ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया था और उसने नेहा से बोला, नेहा अपना सामान बांधो, अब हम इस घर में बिल्कुल नहीं रहेंगे। भले हमें मजदूरी करनी पड़े लेकिन इस घर में अब तुम और मैं नहीं रहेंगे। माँ बाप ने भी गुस्से में बोल दिया, हाँ तो निकल जाओ, एक दिन में आटे दाल का भाव पता चल जाएगा, नाक रगड़ते हुए वापस आओगे। यहाँ मुफ्त की रोटी मिल रही है तो जुबान ज़्यादा चल रही है। स्नेहा भी ये सब कुछ सुनकर खुश हो रही थी और सोच रही थी कि उसके ससुराल में उसकी कितनी मान इज्जत है। उसके पति की वजह से और जेठानी की कोई इज्जत नहीं है। वो और उसका पति इस घर के लिए सब कुछ है। प्रवीण और नेहा उसी वक्त वो घर छोड़कर चले गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। नेहा बोली, फिलहाल मेरे घर चलते हैं। प्रवीण ने बोला, कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारी माँ तो वैसे भी अकेली है, तुम्हारे पापा है नहीं, ऊपर से हम दोनों वहाँ जाकर उनके ऊपर और बोझ बढ़ा दे। नेहा ने बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, कम से कम हमारे सिर पर एक छत तो आ जाएगी, उसके बाद क्या करना है आगे देखा जाएगा। हम मम्मी के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे, कुछ न कुछ तो हम कर ही लेंगे। अब जब घर से निकल गए हैं तो अपने भविष्य सवार कर ही रहेंगे। उधर प्रवीण के माँ बाप सोच रहे थे कि 1-2 महीने धक्के खाकर वो दोनों खुद ही वापस आ जाएंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं है नौकरी मिल जाना, और अगर प्रवीण को नौकरी मिलनी होती तो अब तक मिल गई होती। नौकरी के लिए काबिलियत भी होनी चाहिए, जो कि प्रवीण में नहीं है। जबकि उसके माँ बाप को अच्छे से पता था कि प्रवीण और प्रदीप से कहीं ज़्यादा काबिल है, बस उसका नसीब उसका साथ नहीं दे रहा। खैर, नेहा और प्रवीण नेहा के घर पहुंच चुके थे। नेहा की माँ ने अचानक वहां देखकर परेशान हो गई, लेकिन धीरे धीरे आराम से नेहा ने अपनी माँ को सारी बातें बताई और बोली, मम्मी आप परेशान मत हो, बस हम कुछ दिन यहाँ रहेंगे, लेकिन आपके ऊपर कोई बोझ नहीं डालेंगे, कुछ ना कुछ तो हम कर ही लेंगे। नेहा के मम्मी ने बोली, वो मुझे पता है बेटा, लेकिन तेरे पास सास ससुर ने शादी के वक्त झूठे वादे क्यों किए थे? मुझे तो यही बोला था कि बोझ संभाल लेंगे, और अब बेटे बहू उन्हें इतना भारी लगने लगे। नेहा और प्रवीण ने कुछ नहीं बोला। वो दोनों सोच रहे थे कि हमें अब क्या करना है। प्रवीण ने बोला, मैं ज़रा बाहर जाकर देखता हूँ, अब नौकरी की तो कोई उम्मीद है नहीं, देखता हूँ कहीं कुछ काम मिल जाए तो मैं कोई काम पकड़ लेता हूँ। पढ़ाई लिखाई तो अब मेरे किसी काम आने वाली है नहीं। कि तभी नेहा की मम्मी ने बोली, बेटा प्रवीण का नसीब साथ नहीं दे रहा, तो तू कोशिश क्यों नहीं करती? आखिर तू भी तो पढ़ी लिखी है, तेरी पढ़ाई लिखाई कब काम आएगी? तू भी तो अपनी तरफ से कोशिश कर, क्या पता तेरी ही नौकरी कहीं लग जाए। तूने बीएड भी कर रखा है, हमारे यहाँ जो नया बड़ा वाला कॉन्वेंट स्कूल खुला है वहाँ भी टीचर की भर्ती हो रही है, तू एक बार वहाँ ट्राई कर। प्रवीण को भी ये बात सही लगी और प्रवीण नेहा को लेकर उस स्कूल में जॉब एप्लीकेशन देने के लिए चला गया और फिर नेहा इंटरव्यू के लिए गई, जिसमें कि उसका सिलेक्शन हो गया और एक अच्छी खासी सैलरी पर उसकी जॉब लग गई। प्रवीण और नेहा बहुत खुश थे कि अब उन्हें कम से कम किसी के ऊपर बोझ तो नहीं बनना पड़ेगा। प्रवीण ने बोला, चलो अब तुम्हारी जॉब तो लग गई, अब मैं अपने काम के लिए कोशिश करता हूँ, कुछ नहीं तो किसी दुकान पर ही सेल्समैन की जॉब पकड़ लूँगा, कुछ तो कमाऊँगा, वरना लोग कहेंगे बैठा बैठा बीवी की कमाई खा रहा है और ससुराल में रह रहा है। नेहा ने बोली, लोग क्या कहेंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है शायद आपके नसीब में नौकरी नहीं लिखी,
आपको बिजनेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इस पर प्रवीण ने बोला, लेकिन बिजनेस के लिए अच्छे खासे पर पैसे लगेंगे। तो नेहा ने बोली, हाँ तो हमारा खर्चा ही कितना है, मेरी सैलरी ठीक ठाक मिल रही है, तुम बैंक से लोन ले लो और कोई बिजनेस शुरू करो और हम हर महीने उस लोन को भरते जाएंगे। उसके बाद हम फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम बिजनेस में ज़रूर तरक्की करोगे। प्रवीण ने भी अब बिजनेस करने का मन बना लिया था और वो काफ़ी कुछ पता कर रहा था कि तभी नेहा ने आइडिया दिया कि उनका स्कूल नया खुला है और सबको अच्छी पेमेंट पर मिल रही है। कुछ दिन में स्कूल काफ़ी ग्रो कर जाएगा क्योंकि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने ये स्कूल खोला है। अभी स्कूल की यूनिफॉर्म के ठेके के लिए काफ़ी लोग आ रहे हैं। तुम स्कूल के यूनिफॉर्म का काम क्यों नहीं शुरू करते? अगर तुम बाकियों से कम में उन्हें यूनिफॉर्म तैयार करके दोगे तो ज़रूर वो कॉन्टैक्ट तुम्हें मिल जाएगा। प्रवीण ने बोला, लेकिन मैंने कभी कुछ किया नहीं, मैं सीधा साधा इतना बड़ा काम कैसे ले लूँ? नेहा बोली, हिम्मत करने से सब कुछ हो जाता है। प्रवीण ने अच्छे से रिसर्च की और अपना दिमाग लगाया और फिर यूनिफॉर्म के लिए स्कूल में बात कर ली और उसने जो रेट बताया वो बाकियों से काफ़ी कम था और यूनिफॉर्म की क्वालिटी भी अच्छी थी और ये काम प्रवीण को मिल गया क्योंकि प्रवीण बाकी लोगों से कम रेट पर यूनिफॉर्म बना रहा था, इसलिए उसे मुनाफा काफ़ी कम हो रहा था। लेकिन प्रवीण संतुष्ट था क्योंकि अभी उसे इस क्षेत्र में अपने पैर जमाने थे और उसे पता था इसके लिए उसे 2-3 साल कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। धीरे धीरे प्रवीण को और स्कूल से भी यूनिफॉर्म के ऑर्डर मिलने लगे क्योंकि प्रवीण का रेट काफ़ी कम होता था। इससे प्रवीण को थोड़ा ही मुनाफा हो रहा था। मेहनत के अनुसार उसे मुनाफा नहीं मिल रहा था पर वो मैनेज करके चला रहा था और उसने एक बहुत बड़े मार्केट पर अपनी पकड़ बना ली थी और नेहा भी इस बीच अपनी काबिलियत के बल पर 2-3 स्कूल चेंज करके काफ़ी अच्छी सैलरी पा रही थी। प्रवीण का लोन धीरे धीरे चुकता होता जा रहा था। प्रवीण और नेहा को घर छोड़े 2 साल का वक्त बीत चुका था। उसके माँ बाप को बहुत अच्छे से पता था कि वो दोनों नेहा के घर पर रह रहे हैं और वो लोग अपनी अकड़ में कभी भी प्रवीण और नेहा को वापस नहीं बुलाना चाहते थे। उन्हें तो यही लग रहा था कि जैसे तैसे उनका गुजारा चल रहा होगा। उधर स्नेहा का बच्चा अब चलने लगा था और स्नेहा को उसे संभालने में बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि वो घर का कुछ भी काम करने के लिए जाती थी तो बच्चा कोई कारनामा कर देता था और कोई बार बच्चे को अच्छी खासी चोट लग जाती थी। इसीलिए प्रदीप अपने माँ बाप पर दबाव डाल रहा था कि वो लोग उसके साथ अकर रहे। स्नेहा अकेले बच्चे को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। माँ बाप के लिए तो वैसे भी स्नेहा और प्रदीप ही सब कुछ थे और लेकिन प्रदीप के पिताजी का कहना था कि यह हमारी दुकान है जिसे मैं अभी भी चलाता हूँ, थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती है, मैं ये सब कुछ छोड़कर कैसे आ जाऊँ? तो प्रदीप और स्नेहा का कहना था, पापा अच्छा खासा कमाता हूँ, मैं कितने अच्छे ओहदे पर हूँ, क्या अपने माँ बाप को खिला नहीं सकता? कैसी बातें कर रहे हो आप? एक काम करो, आप दुकान बेच दो, उन पैसों से हम यहाँ पर एक बड़ा सा घर ले लेंगे क्योंकि दुकान बीच मार्केट में है तो उसकी बहुत अच्छी कीमत मिल जाएगी। उन पैसों से यहाँ एक अच्छा बड़ा घर आसानी से मिल जाएगा, फिर हम सब आराम से यहाँ रहेंगे। माँ बाप को भी ये बात ठीक है और उन्होंने अपनी दुकान बेचने की सोच ली। ये बात प्रवीण को भी पता चल चुका था और उसने अपने पिताजी को फ़ोन किया और बोला वो दुकान बेचकर प्रदीप के लिए घर कैसे खरीद सकते हैं। इस पर उसके पिता ने बोला तो जो बेटा बुढ़ापे में हमारे देखभाल करेगा, जिस बेटे के साथ हम बुढ़ापे में रहेंगे, हम तो उसके लिए ही सोचेंगे ना। तू तो जाकर अपने ससुराल में बस गया है और वो दुकान मेरी है, मैं उसका
कुछ भी करूं, तुझे कोई हक नहीं है कुछ भी बोलने का। पहले अपना खर्चा चला ले, फिर बड़ी बड़ी बातें करना, कहकर उन्होंने फोन रख दिया। प्रवीण ने अब दोबारा कुछ भी बोलने की नहीं सोची। खैर, प्रवीण के माता पिता दुकान बेचकर प्रदीप के पास जा चुके थे और वहां एक बड़ा घर खरीद लिया था। लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें सारी सच्चाई दिखने लगी थी। घर में उन दोनों की हालत नौकरों वाली हो गई थी और अगर वो दिन भर गधा मजदूरी करते तो उन्हें 2 रोटी मिल जाती और उन रोटियों के लिए भी पूरे 10 ताने मिल जाते जो उन्होंने प्रवीण और नेहा को दिया था। आज उन्हें वही सब कुछ मिल रहा था अब, और बेइज्जती उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो चुपचाप अपने घर वापस लौट आए। पर अब यहाँ क्या करते, दुकान तो उनकी बिक चुकी थी। उन पैसों से उन्होंने प्रदीप के नाम पर घर खरीद लिया था जिस पर अब उनका कोई अधिकार नहीं था सिवाय हाथ मलने के। वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि अब तो रोजी रोटी का सहारा भी जा चुका था। प्रवीण को ये सब बातें पता चल चुकी थी, लेकिन वो इस मामले में कुछ भी नहीं बोलना चाहता था। प्रवीण की आमदनी अब ठीक ठाक हो चुकी थी, इसीलिए वो अब किराए के घर में शिफ्ट हो गया था। एक दिन अचानक प्रवीण के माँ बाप उसके घर आ गए और उनसे बोलने लगे, तुम दोनों घर वापस चलो, हम दोनों का कोई सहारा नहीं है तुम्हारे अलावा। प्रवीण के माँ ने बोला, बेटा मेरे घुटनों में तो इतना दर्द रहता है कि मैं खुद से एक गिलास पानी भी नहीं ले पाती, घर क्या संभालूंगी और माँ बाप से क्या नाराज़गी, आखिर है तो हम एक परिवार ही ना। इस बार नेहा ने बोला, अच्छा इतनी जल्दी याद आ गया कि हम एक परिवार है? जो नहीं आपका परिवार स्नेहा और प्रदीप है जिसके लिए आप जान छिड़कते थे। हम दोनों तो आपके लिए सिर्फ एक बोझ थे जो मुफ्त की रोटियां तोड़ते थे, लेकिन घबराए नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब हमारे पास भी अच्छी खासी आमदनी का जरिया है, मैं भी अच्छा कमा लेता हूँ और प्रवीण का काम भी अच्छा चल रहा है। सारा लोन हमने चुका दिया है और अब हम एक सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं। हमें फिर से आपके पास आकर पुराने दिनों को याद नहीं करना, वरना फालतू का मेरे ही दिल दुखेगा। लेकिन प्रवीण के माँ बाप प्रवीण नेहा को मनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे और नेहा से माफ़ी भी मांग रहे थे। उनका कहना था, हम मानते हैं हमसे गलती हो गई थी, लेकिन क्या अगर कभी गलती हो जाए तो उसे सुधारने का एक मौका नहीं मिलना चाहिए। नेहा भी इस बार हर बार की तरह चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करने वाली नहीं थी। इस बार उसने साफ बोला, बिल्कुल सुधारने का मौका तो मिलना चाहिए और वो मौका आपको मिल सकता है। जैसे आपने दुकान बेचकर प्रदीप के लिए एक बड़ा घर खरीदा है ना, वैसे ही यहाँ का पूरा घर मेरे नाम पर कर दीजिए, तब हम उस घर में रहने आएंगे। इस पर प्रवीण के माता पिता हैरान हो गए और बोले, ऐसा कैसे हो सकता है, हम पूरा घर तुम्हें कैसे दे दे? तो नेहा ने बोली, वैसे ही जैसे पूरी दुकान प्रदीप को दे दी। इस बार प्रवीण के माता पिता ने बोला, और उन दोनों ने हमें धोखा दे दिया, हमारे पैसे से घर खरीदा और हमें ही वहाँ नौकरों की स्थिति में पहुँचा दिया। इस पर नेहा बोली, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने मुझे और मेरी माँ को धोखा दिया था कि आप कुछ सालों तक हमारा और प्रवीण का खर्चा चला लेंगे, लेकिन शादी होते ही आप लोगों ने अपना असली रंग दिखा दिया और हमें भी भर के जलील किया। भूला नहीं हूँ मैं वो सारी बातें। प्रवीण के माँ पापा कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे क्योंकि नेहा की कही एक एक बातें सही थी। नेहा ने साफ साफ बोला, आपके पास और कोई चारा नहीं है, या तो आप दोनों इस उम्र में अकेले रहिए अपने घर में और अपना गुजारा जैसे चलाना है चलाइए, वरना वो घर हमारे नाम कर दीजिए और हम आपके साथ चलकर रह लेंगे। आपको हमारे ऊपर भरोसा करना ही पड़ेगा, तभी मैं और प्रवीण वापस उस घर में आएंगे।
वरना हम कुछ सालों में अपना खुद का घर खरीद ही लेंगे। इतना अंदाज़ा तो शायद आपको भी लग गया होगा। नेहा की सासू माँ घुटनों के दर्द से बेहाल थी। उनसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था, तो वो घर क्या संभालती। और ससुर जी बैंक में रखे हुए पैसे से कब तक गुजारा चलाते, क्योंकि रोटी तो उनकी छीन चुकी थी और बैंक में भी ज़्यादा कुछ नहीं था। दोनों काफ़ी मजबूर हो चुके थे। प्रवीण से अपने माँ बाप की हालत देखी नहीं जा रही थी, लेकिन नेहा का गुस्सा देखकर वो चुप था, क्योंकि नेहा भी अपनी जगह पर सही थी। क्योंकि आखिर वो दर्द प्रवीण ने भी तो नेहा के साथ झेला था। शायद माँ बाप होने की वजह से प्रवीण एक बारगी के उस दर्द को भूल जा रहा था और नेहा से कैसे बोल देता कि वो भी उस दर्द को भूल जाए। प्रवीण के माँ बाप एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। उन्हें पता था कि बुढ़ापे में वो एक रोटी के लिए तरस जाएंगे और उन्होंने प्रवीण और नेहा के सहारे की ज़रूरत है, इसीलिए उन्होंने नेहा की बात मान ली और घर नेहा के नाम करने को तैयार हो गए। ये बात जैसे ही स्नेहा और प्रदीप को पता चली, वो तुरंत ही बवाल मचाने घर आ गए और प्रदीप जोर जोर से चिल्लाने लगा, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की कि आप ये पूरा घर नेहा भाभी के नाम पर कर देंगे। इस बार प्रवीण प्रदीप के सामने आ गया और बहुत तेज आवाज से बोला, वैसे ही जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई ये सोचने की कि पापा अपनी दुकान बेचकर तुम्हारा नाम पर एक बड़ा घर खरीद ले और उसके बाद तुम्हारी बीवी मम्मी पापा को बात बात पर बेइज्जत करती रहे और उन्हें एक एक रोटी के लिए तरसती रहे। इस पर स्नेहा ने बोली, अरे प्रदीप, इन भिखारियों के मुंह क्या लग रहे हो, अपने पापा से बात करो। ये भिखारी जो अपने बीवी का खर्च नहीं चला पा सकता है, उसकी औकात नहीं है तुम्हारे मुंह लगने की। ये सुनकर नेहा को बहुत जोर का गुस्सा आया और वो गुस्से में स्नेहा की तरफ बढ़ रही थी। पता नहीं वो गुस्से में क्या करती, क्योंकि उसने अपने हाथ में बगल में रखा हुआ डंडा उठा लिया था, लेकिन प्रवीण ने उसका हाथ पकड़ लिया और बहुत जोर से प्रदीप से बोला, अगर अपनी खैर चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के ऊपर फ्रॉड का केस लगवा दूंगा। पापा से कि तुमने धोखे से उनके दुकान बिकवा दी और अपने नाम पर घर खरीद लिया। तुम्हें पता नहीं है, अब मैं पुराना वाला प्रवीण नहीं हूँ, बहुत बदल गया हूँ मैं। और हाँ, पैसों के मामले में तुमसे ज़्यादा ही कमाता हूँ, कम नहीं। तो अपनी ये आकर जाकर अपने ससुराल में दिखाना, शायद वो लोग तुम्हें बहुत अमीर समझ कर तुम्हारी ये बर्दाश्त कर ले। मेरे आगे तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है और ना ही तुम्हारे फटीचर ससुराल वालों। प्रवीण ने जानबूझकर ये सब कुछ कहा था, क्योंकि उसे स्नेहा को जवाब देना था और उसे पता था इस स्नेहा को जवाब देने के लिए उसके मायके का टारगेट करना पड़ेगा, और वही प्रवीण ने किया, जिससे स्नेहा बिल्कुल तिल मिला गई। लेकिन प्रवीण स्नेहा को घूरने लगा और आंखों ही आंखों में स्नेहा को समझा दिया कि अगर वो दोनों प्रवीण और नेहा से उलझेंगे तो उन्हें बहुत भारी पड़ जाएगा। प्रदीप और स्नेहा चुपचाप वहाँ से चले गए, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका था कि प्रवीण और नेहा अब पहले वाले प्रवीण और नेहा नहीं रहे, ना पैसों के मामले में और ना पहुँच के मामले में। दोनों ही मामलों में वो उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं। प्रवीण के माँ बाप ने प्रवीण और नेहा के ऊपर भरोसा करके घर नेहा के नाम पर कर दिया, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं था। लेकिन नेहा और प्रवीण ने उनका भरोसा टूटने नहीं दिया और उनका पूरा ख्याल रखा। लेकिन हाँ, नेहा ने कभी भी अपने सास ससुर से कोई भी रिश्ता प्यार से नहीं निभाया, बल्कि सिर्फ अपना फर्ज समझकर निभाया, क्योंकि प्यार तो उनसे कब का खत्म हो चुका था।